हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा मेरे सामने स्मॉल बिजनेस यानी कि बेटा एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तीन टॉपिक है। बेटा तीनों टॉपिक आज ही खत्म कर रहे हैं, जितना भी समय लगेगा, ठीक है ना। पिछले 2 दिन से वीएसटी का बैच वैसे भी बड़ा डिस्टर्ब हो रखा है। बेटा आज खत्म कर दूंगा मैं चैप्टर, मैं और नहीं इसको घसीट सकता। और ऐसा हो सकता है कि बीच में अगर मुझे जरूरत लगी तो एक 3 घंटे का लेक्चर संडे को होगा, जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे होगा, बीच में किसी एक संडे को। ठीक है जी। इसके बाद मैं चैप्टर तो शुरू कर रहा हूं 10 ही, इंटरनल ट्रेड। ठीक है जी। और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जिस दिन शुरू करेंगे 3 घंटा मैक्सिमम खींच दूंगा। ठीक है जी। एक ही बार बैठा हूँ इसको लेके, जितना रोना होगा एक ही दिन रो लेंगे बेटा। ठीक है जी। हाँ कुछ नहीं होता, मुझे तो आदत पड़ गई, आपको भी धीरे धीरे पड़ी जाएगी, अच्छी खासी सिटिंग की हैबिट। चलिए खैर बेटा, सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं स्टार्टअप। पहले टॉपिक शुरू करते हैं बेटा स्टार्टअप। बेटा स्टार्टअप इंडिया स्कीम पहली बार हिंदुस्तान ने कब सुनी? 15 अगस्त 2015 इंडिपेंडेंस का दिन था। ठीक है ना जी। लाल किले से मोदी जी ने पहली बार अनाउंसमेंट की थी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम वो लेकर आने जा रहे हैं, और एक ऐसा इकोसिस्टम देना चाहते हैं इंडिया को जहां बेटा लोग नौकरियां ना ढूंढे, अब बल्कि बेटा इस चीज के लिए एनकरेज हो कि वो अपना बिजनेस सेटअप करें और बेटा एंटरप्रेन्योरशिप में ही करियर बनाने की सोचे। बेटा अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर कौन कौन हो सकता है? सर कोई भी एंटिटी जो हिंदुस्तान में बनी हो, इधर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो और बेटा पार्टनरशिप फर्म हो। पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है एलएलपी। क्या हुआ गर्ल्स? क्या देखो, इस चीज में ना उलझो नहीं, मेरा मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है पढ़ाई के टाइम पे ना, तुम फालतू की चीजों में उलझ जाते हो। बेटा सोल प्रोपराइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे एलएलपी हो चाहे कंपनी हो, वो पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, मतलब कुछ भी हो बेटा, हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड होना पहली शर्त है। ऐसे नहीं हो सकता बेटा कोई कंपनी यूएसए के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड और यहाँ के कहती है मुझे स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर कर लो, वो नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड होना पहली चीज। दूसरी बात बेटा, आप 5 साल से पुराने ना हो। अब यार बच्चों के दिमाग में उठेगा 5 साल से पुराना, ये क्या बात कर रहे हो? 15 अगस्त 2015 को मोदी जी ने बोला, तो बाद में ही तो रजिस्टर हो सकते हो स्टार्टअप स्कीम में। नहीं बेटा, स्कीम ये थी कि 15 अगस्त 2015 को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर इस डेट से पहले भी 5 साल तक कोई फर्म ऐसे रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में, तो वो भी स्टेट स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकती है। मतलब 5 साल पुरानी फर्म तक हो सकती थी। मतलब 15 अगस्त 16 अगस्त 2011 2010 के बाद की कोई भी फर्म। ठीक है जी। प्रोवाइडेड कि आपकी टर्नओवर 25 करोड़ क्रॉस ना हो। ठीक है जी। अब मैं आपको एक लॉजिक ये भी दे देता हूं कि क्यों इस टॉपिक को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बेटा आफ्टर ऑल अगर आप सोचो, स्टार्टअप्स एमएसएमई तो है। एमएसएमई होने की शर्त याद है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इनकी टर्नओवर 5-5 गुनी कर दो, 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और ये टर्नओवर, अगर आपकी टर्नओवर 25 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो बेटा आप तो स्मॉल की भी कैटेगरी में नहीं हो, यानी कि माइक्रो ही तो। तभी तो एमएसएमई में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। राघव सामने देख बेटा, इतने में तो मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है अभी तक जितनी भी बात बोली? आगे बढ़ जाए बेटा। एक और शर्त भी है स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड होने की, कि आप स्प्लिटिंग ऑफ से ना बने हो। बेटा आप स्प्लिटिंग होकर ना बने हो। ये स्प्लिट होना क्या है बेटा? कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी टूटी और दो अलग अलग कंपनियों में बट गई हो, ऐसे अगर आप हो तो आप स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, जैसे कि बेटा रिलायंस के साथ भी हुआ था। धीरू भाई अंबानी जी जब तक थे तब तक रिलायंस एक थी। बेटा धीरू भाई अंबानी जी गए तो बेटा उनके बड़े खास फ्रेंड ने दोनों भाइयों का सेपरेशन कराया, जो भी मतभेद होंगे जो भी था। मुकेश अंबानी जी के हिस्से में आई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनिल अंबानी के हिस्से में आई रिलायंस कम्युनिकेशन। वो बात अलग है कि वो चल नहीं पाई और बिल्कुल तबाह हो गई। तो बेटा अगर आप स्प्लिटिंग ऑफ से बने हो
तो सर आप स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, यानी कि सीधे सीधी बात बोलो तो उनको कंप्लीटली न्यू एंटिटी चाहिए। ठीक, बढ़े आगे बेटा। उसके बाद ये तो टर्नओवर वाली बात तो आ ही चुकी है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। ये सब बातें वही लिखी हुई हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब आई, कैसे अनाउंस हुई, कौन सा इकोसिस्टम, ब्ला 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 ब्ला। अब बेटा बात करते हैं वेज ऑफ फंडिंग स्टार्टअप। बेटा वेज ऑफ फंडिंग स्टार्टअप की, स्टार्टअप के लिए पैसा कहां कहां से आ सकता है। बेटा सबसे पहला ऑप्शन विदाउट अ डाउट वो बेटा बैंक लोन है बाबू। लेकिन बैंक लोन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है बेटा कोलेट्रल की। और मैं कहता हूं आज की तारीख में बेटा ऐसे ऐसे स्टार्टअप आइडिया 20 और 21 साल के बच्चों के पास हैं जो बेटा 50 साल के लोगों के पास भी नहीं है। क्या उनके पास कोई कोलेट्रल होगी जो 20-21 साल का है, जिसके नाम अपना घर भी नहीं है, जो पिताजी के तो घर में रह रहा है, ठीक है ना जी, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन में है, क्या उसके पास कोई कोलेट्रल रखने को है? तो बैंक लोन ऐसी सिचुएशन में बड़ा पुअर ऑप्शन है बेटा। और ऑप्शन क्या है वो देखते हैं बेटा। आपको पता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हो? बतेरे बच्चे हैं ना आप में से जो बेटा ऐसा सोच रहे होंगे कि बस 12th आऊं, अच्छे मार्क्स लाऊं, सीयूटी दूं, बहुत बढ़िया सा पेपर डीयू एक्सेस कर लूं बस किसी भी तरीके से। तो क्यों, ऐसा क्या डीयू में जो बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं है? माइंडसेट, सच्चाई बात। बहुत पढ़ाते हैं क्या? पूछवाऊं? 10 बच्चों को कॉल करता हूं आपके सामने, एक भी नहीं कहेगा पढ़ाते हैं, एक भी नहीं कहेगा। जो यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी काल है वही यूनिवर्सिटी काल डीयू का भी है, लेकिन बेटा वहां सारे 90% से प्लस वाले हैं। सबका दिमाग एक जैसा है और सब एक जैसा ही सोचते हैं। और यकीन मानना ऐसे ऐसे आइडियाज हैं उन बच्चों के पास बेटा, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के पास भी नहीं है। सारा फर्क इस चीज का है, हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं ना वैसे हो जाते हैं। इसलिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, क्योंकि आप मिलोगे बेटा दुनिया के सबसे अच्छे माइंड से, आप भी वैसे ही बन जाओगे, आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। सहारनपुर में बेटा जिनको कपड़े पहनने की भी अकल नहीं होती है ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं बेटा, उनको भी पता लग जाता है कि कैसे बन ठन के रहना है। जब हम बाहर जाते हैं ना हमारी हिडन स्किल्स बहुत सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना जी। चलिए खैर बेटा बात करता हूं सेकंड हेडिंग की, बूटस्ट्रैप। सर वैसे तो शार्क टैंक का बंदा एक सीजन देख ले और उसके बाद ये टर्म वो समझाएगा, ठीक है ना, मतलब मुझे कभी नहीं बतानी पड़ेगी उसको। बेटा बूटस्ट्रैप इज अ वेरी फैंसी वर्ड, ठीक है ना, सिर्फ पागल बनाने का तरीका है। जैसे आपके साइंस के लोग हमें अल्फा बीटा गामा बता के पागल बनाते हैं, तुम भी बनाओ भाई साहब, बताओ ऐसे भारी भरकम वर्ड। बेटा बूटस्ट्रैप का मतलब होता है अपनी ही सेविंग्स। अगर कोई स्टार्टअप अपनी ही प्रोप्राइटर ने अपनी ही सेविंग्स से बनाया है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई फाइनेंस नहीं लगा हुआ, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि बूटस्ट्रैप फाइनेंस है। बस बूटस्ट्रैप बेटा कंपनीज का या बूटस्ट्रैप प्रोप्राइटरशिप का या बूटस्ट्रैप फर्म का बेटा एक फायदा तो होता है बाबू, जो जहां अपना पैसा लगा होता है ना बेटा, वहां उस बिजनेस से अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है। बैंक लोन दे दे, बैंक का लोन लगा हुआ है, तब तक ना बिजनेस करने में वो इंटरेस्ट नहीं आता जब तक उतर नहीं जाता। दिमाग ना लगा होता है कि उतरे, और जब जब सारा अपना लगा होता है ना बेटा, बड़ा कनेक्शन फील होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज का एग्जांपल दिया था कि मेल्स में ये चीज बड़ी ज्यादा होती है, ठीक है ना जी। आप अभी पिताजी के पैसों की व्हीकल चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो या 2 व्हीलर चला रहे हो, जिस दिन बेटा पहली बार अपने पैसों से गाड़ी खरीद के लाओगे ना या बाइक, बेटा रोज कपड़ा लगेगा। अभी तो महीने में भी कभी कभी कपड़ा उठा के नहीं देखा। जिस दिन अपना पैसा कमा लेता है ना आदमी और बेटा अपने पैसों की बाइक और कार लाता है, वो आप मानोगे कि बड़ी अलग अटैचमेंट होती है उससे, ठीक है ना। उसके ऊपर आया हुआ एक स्क्रैच, यहाँ पे स्क्रैच है। तो बेटा बूटस्ट्रैप का ये फायदा होता है कि बहुत कनेक्टेड फील करते हैं हम उस बिजनेस के साथ। बेटा उसके बाद थर्ड वन इज क्राउड फंडिंग। बेटा क्राउड फंडिंग इंडिया में कोई नई टर्म नहीं है। क्राउड फंडिंग बेटा उस जमाने की टर्म है कि जब कह दो मैं इंडिपेंडेंस के पास की टर्म होगी, भैया उससे भी बहुत पुरानी टर्म होगी बेटा। तो वो क्राउड फंडिंग वही तो है बेटा, आप अपनी गली में एक जागरण करा रहे हैं,
ठीक है जी। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, गली में हम एक जागरण करा रहे हैं, तो बेटा गली के हर घर से रिसोर्सेस पूल होते हैं। सर ये क्राउड फंडिंग नहीं हुआ क्या? क्राउड फंडिंग ही तो है। और आजकल तो बेटा बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस भी इस चीज के लिए आगे आ जाती हैं कि ये बच्चा बहुत बीमार है, एक रेयर डिजीज इनको है, ठीक है जी, 15 करोड़ रुपए का खर्चा है, एम्स से ये डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा हुआ है, ये यूएस से है 15 करोड़ रुपए का। वो ये भी बोल देते हैं कि हमने करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ दे दिलवा भी दिए, अपनी ट्रस्ट से दिलवा दिए, या हमने खुद दे दिए, बाकी 10 करोड़ की जरूरत है, ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन करके पे करें। सर ये क्राउड फंडिंग नहीं है क्या? और आजकल तो कभी कभी एड इस चीज का भी आ जाता है कि एक धर्मार्थ के नाम पर, धर्म के नाम पर काम हो रहा है, गौशाला है बेटा, वो ऐसे गाय का ट्रीटमेंट करती हैं जो बेटा एक्सीडेंट से या बेटा किसी और चीज की वजह से बेटा कहीं ना कहीं टांग खो दी है, या बेटा किसी हाथ खो दिया उसने, या बेटा कोई और चोट लग गई है, तो बेटा वो कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करो। सर ये भी तो क्राउड फंडिंग है, इतनी पुरानी टर्म है क्राउड फंडिंग। सर अब कई बार ऐसे लोगों के पास आइडिया होते हैं कि उस जिसको बेटा 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की जरूरत है, और आपके पास अपना पैसा बेटा 10 करोड़ में से 1 ही करोड़ है, तो आप ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हो जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटा क्राउड फंडिंग कोई नई टर्म नहीं है बेटा, लेकिन क्राउड फंडिंग के लिए जो आज की तारीख में प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, वेबसाइट्स बन रही हैं, वो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी क्राउड फंडिंग के लिए वेबसाइट बन चुकी है जहां आप अपने आइडियाज पोस्ट करते हो और बताते हो ये मेरा आइडिया और मेरे पास अपना पैसा इतना है, कोई मेरे साथ जुड़ के इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहे तो आ जाए, और बेटा कोई ना कोई मिल ही जाता है। उस वेबसाइट पे हैं ही इतने लोग, और सब स्टार्टअप सेटअप करने के चक्कर में। ठीक है ना जी, समझ में आता है बेटा? सिंपल बहुत। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक टर्म है एंजल इन्वेस्टमेंट, और बेटा फिर है वेंचर कैपिटलिस्ट। बेटा पढ़ने पर ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, पर जितने भी इनमें डिफरेंस है वो मैं सारे एक बार डिस्कस कर दूंगा। बेटा एंजल, अपनी जिंदगी में हम एंजल का मतलब जानते हैं, हम भी जब किसी मुसीबत में होते हैं हम भी यही सोच रहे होते हैं भाई कोई एंजल है, ठीक है, कोई भगवान का दूत आए मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, ठीक है ना। तो स्टार्टअप के लिए बेटा एंजल सिर्फ एक ही चीज है जो उनके स्टार्टअप आइडिया में पैसा लगा दे, ठीक है ना जी। और जो शार्क टैंक में हम 5 शार्क्स को देख रहे होते हैं, 6 शार्क्स को देख रहे होते हैं, ये सब एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो बेटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है जी। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स में बेटा 2-3 फर्क है। पहला फर्क ये है कि एंजल्स हमेशा अपना ही पैसा लगाते हैं, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट बेटा अपने दोस्तों का, अपने यारों का, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का भी पैसा लगा रहे होते हैं। वो बात अलग है कि इन्वेस्टमेंट होती है उनके नाम से ही, पब्लिक के सामने आप ही आप हो, ठीक है ना। एक्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये पता है 100 रुपए, पीछे चाहे एक्स ने वाई से भी 50 ले रखे हो, पीछे हो सकता है बेटा एक्स के 20 ही पैसे लगे हो, 80 रुपए किसी और ने लगा रखे हो। वेंचर कैपिटलिस्ट के केस में ये देखा जाता है कि सारा पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट खुद नहीं लगाते, जबकि एंजल के केस में एंजल सारा पैसा अपना ही लगाता है। दूसरी बात बेटा, एंजल्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करते, मतलब एंजल बेटा बहुत बाल की खाल तो नहीं निकालते, ठीक है ना जी। ये आपके बिजनेस पर बेटा घंटा 2 घंटा 5 घंटा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद बेटा डिसीजन ले लेते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन बेटा अगर हम बात करें वेंचर कैपिटलिस्ट की, सर ये पूरे बाल के खाल निकाल देंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि सच्चाई बात यह बेटा, अपनी इन्वेस्टमेंट में इतना डर नहीं लग रहा होता, जब दूसरों के पैसे इन्वेस्ट कराते हो ना तो डर बहुत लग रहा होता है। ये तो बाल की खाल निकाल देंगे, ये तो महीनों एनालिसिस करेंगे आपके बिजनेस पे, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक इन्हें लगेगा नहीं कि इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बेसिक फर्क है बेटा, ठीक है जी, क्लियर है। एक बात याद होगा शायद आपको पिछली बार की मेरी बात से, बेटा अनुपम मित्तल जो हैं शादी.com के सीईओ, उन्होंने 300 से ज्यादा वेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, 300 से ज्यादा स्टार्टअप में। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं सिर्फ एपिसोड्स नहीं देखता हूँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है शार्क टैंक देखना, ठीक है ना जी, बल्कि शार्क बनना मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा किसी दिन, ठीक है जी। तो बेटा मैं तो वो भी देख लेता हूँ जो उनकी हाईलाइट्स हैं, जो इनसाइट्स हैं,
अलग से भी जो पूछते हैं क्वेश्चन चार्ट से। तो अनुभव मित्तल से यही पूछा था, आपने 300 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रखा है, सोते कैसे हो रात को? तो नींद तो आएगी नहीं ऐसे बंदे को बेटा, जिसके अरबों रुपए दूसरों के धंधे में लगे हुए। बेटा वो यही कहता है कि मेरे को भी पता है मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप मेरे लॉसेस में है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप लॉसेस पे है, क्योंकि आधा पौना घंटा बेटा किसी से बात कर लेते हो, आप उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं जान सकते। उसने बेटा इतनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना जी, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, 300 से ज्यादा में इन्वेस्टमेंट है उसकी। बेटा वो कहता है कि मेरे अगर 10-20 बहुत बड़े बन गए और 10-20 में मेरे पैसे बस पूरे ही हो गए जस्ट, और 10-20 मेरे बहुत बड़े ना हो, बस ठीक ठीक ही चल गए, चाहे 240 लॉस में हो, मैं तब भी ओवरऑल प्रॉफिट है। ये सच्चाई है बेटा। 10-20 आपके वेंचर बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े, और 10-20 ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक रिटर्न दे देते हैं आपको, निकल जाते हो आप, और 10-20 ऐसे होते हैं जो बराबर पे छूट जाते हैं, बाकी चाहे सारे लॉस में चल रहे हो आप बेटा प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इस चीज का, ओला, अभी वाला नहीं प्रोडक्ट, ओला जब ये राइड्स में था, ओला उबर दिल्ली कि जाते ही ऐप डाउनलोड करा और ले भाई, अभी आएगी जी कार लेने, राइड बुक कर दिया मैंने, ठीक है ना। तब की बात बता रहा हूं, जब ओला आया था ना, अनुभव मित्तल ने 5 करोड़ लगाए थे, पता है कितने पे एग्जिट लिया? 100 गुना, 500 करोड़। जब स्टार्टअप बड़े बनते हैं ना, तो इतने बड़े बनते हैं कि 100 गुना दे जाते हैं कुछ साल में। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है, तो बेटा मैं, जो मेरी समझ कहती है, अनुभव ने इतनी इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्ट कर रखा है कि अगले 5-7-10 साल के बाद ना बेटा कोई दूर दूर तक भी बेटा आसपास नहीं होगा शार्क, सारे शार्क का पैसा मिला लेना, उतना अकेला होगा। चलिए खैर, और आपको समझ का तो लेवल पता ही होगा, अगर जो लोग देखते हैं कि उसकी समझ कितनी खतरनाक है, कोई भी नहीं वैसा सोचता है जैसा वो आदमी सोचता है। चलिए खैर बेटा, बात करते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर्स की और एक्सेलरेटर्स की। बेटा ये टर्म आपने वैसे इन डेली लाइफ भी सुनी हो सकती है, कई बार आप सुनते हैं बेटा बच्चा प्री मैच्योर हुआ, 8 मंथ में बेबी हो गया, या बेटा उसको होते ही जॉन्डिस हो गया, तो बेटा बोलते हैं कि बच्चे को मशीन में रख दिया है जी। बेटा वो इनक्यूबेटर्स ही होते हैं, ठीक है ना जी। और इनक्यूबेटर में वैसा ही एटमॉस्फेयर बच्चे को दिया जाता है जो बेटा मदर्स वॉर्म में होता है, ठीक है ना जी। ये बेसिकली जॉन्डिस होने का कारण, ये कारण यही होता है कि बच्चा बाहर का एटमॉस्फेयर नहीं झेल पा रहा, ठीक है ना जी। कि 8 मंथ वो मदर्स मॉम में था, वहां एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, और बेटा बाहर वो एटमॉस्फेयर नहीं झेल पा रहा, इसलिए उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है, और धीरे धीरे बेटा वहां पर रिलैक्स की जाती है सिचुएशन, ताकि वो अर्थ टेम्परेचर झेल पाए, अर्थ का ऑरा झेल पाए, और जब वो झेलने लायक हो जाता है तो उसे मशीन से बाहर निकाल देते हैं। अब यही टर्म को रिलेट करो यहां से, बिजनेस इनक्यूबेटर। बेटा आप छोटे से स्टार्टअप हो, इनक्यूबेटर्स आपकी हेल्प करते हैं कि आप चलना सीख जाओ, इस धरती पे चलना सीख जाओ बस। आप छोटे से बच्चे हो, अभी आपके स्टार्टअप ने जन्म लिया है, आप जाइंट से कंपटीशन झेल नहीं सकते। बिजनेस इनक्यूबेटर का काम होता है पैसे के अलावा कंसल्टेंसी देना, आपको थोड़ा सा समझाना कि कैसे जाइंट से हल्की सी स्ट्रेटजी अलग करके आपका बिजनेस चुपचाप चलता रहेगा, ना कंपटीशन झेलना पड़ेगा ना कुछ, हल्की सी स्ट्रेटजी अलग करो और चुपचाप झेल लो कंपटीशन को, ठीक है जी। बेटा इनक्यूबेटर का काम है एक लेटे हुए बच्चे को चलना सिखा देना, और एक्सेलरेटर आप समझ ही गए होंगे, ये आपको दौड़ना सिखाता है और ग्रो करना सिखाता है, ठीक है, ओके बात। बेटा दूसरा टॉपिक जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं, रो सकते हो, मतलब हदी है बिल्कुल यार, 2 दिन मतलब पढ़ाई नहीं हुई तब नहीं कोई मजा आया, लो आज इन्हें रोना जरूर आ जाएगा, कोई नहीं अभी तो बहुत सा, अभी तो क्या टाइम क्या हुआ है, पता नहीं क्यों इतना परेशान रहते हो तुम। बेटा एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, एक बार बेटा इस टर्म को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी से कुछ चीजें आसान भी हो जाती हैं, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं।
तो वो चैप्टर 1 याद कराना चाहता हूं मैं आपको। चैप्टर 1 में हम एक टॉपिक पढ़ते थे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक 3 थी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब एक बार ये पढ़ना, कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अपना बिजनेस सेटअप करना। और क्लेरिफाई करेगा, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करना, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो। यानी कि नौकरी भी नहीं करनी, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं करनी, प्रोफेशन में भी नहीं जाना। यानी कि कंफर्म हो गया बात इसकी चल रही है? कंफर्म हो गया? यानी कि बेटा एक बात बोलूं तो बिजनेस स्टडी की ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, इसके हिसाब से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन मैंने आपको एक डिफरेंस बताने की कोशिश की थी उस वो बिजनेस पता है क्या होता है? देखा दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा मिठाई की दुकान खोल के बैठा है, अच्छी चल रही है, इतनी कमाई कर रहा है, मैंने मिठाई की दुकान खोली, सर ये बिजनेस है, ठीक है ना जी। दूसरा फोल्डिंग पे पटाखे बेच रहा है, ठीक है जी, मुझे लगा प्रॉफिट है, मैंने भी फोल्डिंग लगा लिया, ठीक है जी, सर ये बिजनेस है, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मेरी नजर से सोचोगे सर कुछ ऐसा सोचना जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मेरा एक स्टूडेंट है हाल फिलहाल में चंडीगढ़ में, काफी अच्छा धंधा उसने सेटअप कर लिया है। और धंधा क्या, सिर्फ दिमाग लगाया उसने। बेटा वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में था, उसने एक वेबसाइट क्रिएट करी, उसका एसईओ किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और बेटा एसईओ को इस तरीके से किया कि यूएस में बैठा हुआ कोई भी आदमी जब ट्रकिंग की बात करता है कि मुझे प्लेस ए से लेकर प्लेस बी के लिए ट्रक चाहिए, मैं यहां से एक सामान लोड करके वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरे को कुछ जो ट्रांसपोर्टर उनके नंबर आ जाएं, तो उसकी वेबसाइट सबसे पहले खुलती है। और लोग बेटा उसकी वेबसाइट पे प्लेस ए से प्लेस बी का डिस्टेंस देखते हैं और किराया देखते हैं, ठीक है जी। उसकी वेबसाइट ने बताया $800, लोगों ने उसको पे कर दिए $800, वो कभी यूएस से नहीं गया आज तक, उसके अकाउंट में $800 आ गए। उसने बेटा वहां पे लोकल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को फोन किया, कह दिया ट्रक यहां पहुंचा देना, चार्जेस उनसे $600, $500, $700 में तय कर दिया। बस वो सारा दिन बैठ के यही करता है, उसने अपनी वेबसाइट को रैंक 1 करा रखा है, एसईओ करता रहता है, उसका वेट करता रहता है। और बेटा दुनिया सर्च करती रहती है, और बेटा उसके पास रोज के एक अच्छे खासे डॉलर बन जाते हैं। $90 का है वैसे ही बता दू, $100 भी बचेंगे बेटा एक टूर में, तो 9,000 हो गए हिंदुस्तान के, ठीक है। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, जो कोई नहीं कर रहा वो हम कर रहे हैं। समझ में आया बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क क्या होता है? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, यूनिक सोचना। क्या बात क्लियर? ठीक है बेटा, यहां ना 3 टर्म आती हैं, वन इज एंटरप्रेन्योर, देन एंटरप्रेन्योरशिप, देन बेटा एंटरप्राइज। बेटा एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को करता है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और उसका आउटकम है एंटरप्राइज। ये 1 मार्क्स में कुछ ना कुछ इन तीनों में से आ जाता है। मैंने तीनों टर्म के बारे में हल्की की बात बोलती, ठीक है जी। अब बेटा रही बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से जब बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फर्क ही नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक में कैसे अंतर हो सकता है? ये तो चैप्टर 1 का टॉपिक चल रहा है, मैं आपको सच बात बताऊं तो, ठीक है ना जी। जब एनसीईआरटी के हिसाब से फर्क ही नहीं है, तो एनसीईआरटी ने कुछ फर्क थोड़ी लिखा होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो वो सबसे पहली बात, रिस्क टेकिंग। सर कोई ऐसा बिजनेस दुनिया का जहां से रिस्क को अलग किया जा सकता हो? नहीं, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, अगर याद हो तो कुछ, ठीक है जी। बेटा दूसरी बात, बहुत पढ़ा है हमने इसके बारे में बेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में, इनोवेशन क्या चीज है। सेम बात बेटा, मैं 5th हेडिंग पर भी आ जाता हूँ, फ्लेक्सिबल। बेटा अगर आप बिजनेस में हो ना या एंटरप्रेन्योरशिप में हो, सर यू शुड बी फ्लेक्सिबल। कुछ भी चेंज जो दुनिया में हो रहा है ना, दोनों हाथ खोल लो और खुले हाथों से एक्सेप्ट करो कि जी हाँ यही है और ऐसा ही है। अगर आप कहोगे ना मेरी अप्रोच तो बड़ी रिजिड है, बस मैं ऐसे का तो ऐसा नहीं कर सकता, सर लात ऐसी लगेगी कि बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा।
मैंने आपको एग्जांपल दिया था और मैं अभी भी बता देता हूं बेटा, और आपने अपनी आंखों से देखा होगा। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं। 2020 था, कोविड था, जब शुरू हुआ ना बेटा, शायद शहर में पहला टीचर मैं होऊंगा जिसने जूम शुरू कर दिया था। जब पता भी नहीं था किसी को, मैं सच्चाई बात बता रहा हूं, लेकिन मैंने जब डेमो लिया ना, बच्चों के पास कोई हाई स्पीड नेट नहीं थे, तो मेरा जूम पहले दिन चला नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब लाइव ली थी प्राइवेट मोड में, मतलब मैंने बहुत अलग सिस्टम से पढ़ाया था, मतलब लेकिन मैंने शुरू कर दिया था विद इन अ मंथ। ठीक है, और बैच मेरे बिल्कुल बढ़िया रहे, मतलब कोविड के दौर में भी। पर मैं ऐसे टीचर्स को भी जानता हूं जिन्होंने बेटा इस चेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं यार मैं तो ऑफलाइन ही गाऊंगा, मजा ही नहीं आता यार। भाई जैसे आप टीचर्स के टच में हो, तो हमारे तो टीचर्स लोग दोस्त यार है, तो बात होती रहती है कि आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, तो सबसे हो रही थी बात। मैं तो इवन अपना सॉफ्टवेयर बनाने की भी प्लानिंग कर ली थी। ठीक है जी, कि मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिस्टम। ठीक है, और मुझे काफी अच्छा लगता है कैमरे को फेस करके पढ़ाना, मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे तो अरे बढ़िया है, अकेले पढ़ाओ कितना मजा आता है, बड़ा बड़ी अलग फील आती है मुझे तो इस चीज की। ठीक है, मैं आज भी जानता हूँ जो लोग कैमरा फेस करना जाते हैं, छोड़ो यार हो जाएगा, कभी तो नॉर्मल होगा तब पढ़ाऊंगा। सर आधे लोग ऐसे इसी इंतजार में मार्केट से बाहर हो गए, इसी इंतजार में मार्केट से बाहर हो गए, अच्छे अच्छे खासे बैच गवा दिए होंगे, मानते हो? तो बेटा चेंज एक ऐसी चीज है जिसने होना ही होना है। यू शुड बी फ्लेक्सिबल यार, दोनों हाथों से एक्सेप्ट करो जो भी चेंज हो रहा है, तब तो आप कामयाब हो। वरना बेटा बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। मैं वो रिजिड अप्रोच आपकी है तो, मानते हो ना बेटा ये चीज? वो उसके बाद एक और हेडिंग आती है, अनलॉफुल एंड पर्पस, सॉरी लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी। बेटा बिजनेस किसी अनलॉफुल चीज का नहीं हो सकता, सेम इज द केस विद द एंटरप्रेन्योरशिप। आप कहो मेरा स्मगलिंग का बिजनेस है मेरा चरस गांजा बेचने का बिजनेस है, सर वो बिजनेस नहीं है, वो एक इलीगल एक्टिविटी है, वो एक क्राइम है। तो बेटा बिजनेस शुड बी लॉफुल और पर्पसफुल। आपको मेरा गट्टू बेचने का बिजनेस है, 50 रुपए कमीशन खाता हूं उसमें भाई सही है बिजनेस ये, लो जी बेटा। उसके बाद बेटा पहली हेडिंग आती है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। बेटा बिजनेस हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, इट इज नॉट अ मिस्टीरियस गिफ्ट ऑफ नेचर। हम बेटा हर चीज के लिए कह देते हैं अरे कितनी बढ़िया किस्मत थी, कितना आगे निकल गया वो बिजनेस में। सर कुछ ना कुछ वो ऐसा जरूर कर रहा होगा जो दुनिया नहीं कर रही, कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टमैटिक एक्टिविटी वो जरूर कर रहा होगा। आज हम बोल देते हैं कि धीरू भाई अंबानी जी कितना छोड़ गए, मुकेश अंबानी कहाँ पहुंच गया, क्या है ये आदमी, कुछ नहीं है। सर उसने धीरू भाई अंबानी जी के पैसे को 1000 गुना कर दिया। इट इज नॉट अ मिस्टीरियस गिफ्ट ऑफ नेचर। कुछ ना कुछ वो ऐसा सिस्टमैटिक जरूर करता रहता है जिसकी वजह से ये सब ग्रो कर रहा है। पापा के पैसे ना घटाइयो, चलो जी, पापा के पैसे बढ़ाने हैं तो 100 गुने करने हैं। तुम सालो औलाद के नाम पे हो ही डेप्रिसिएशन। लो जी बेटा, अब आखिरी टॉपिक की तरफ जाते हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने टॉपिक नहीं कराया एनएसआईसी और डीआईसी, कुछ स्कूल ने कराया था, वरांशी है ना। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्कूल ने कराया, क्योंकि मैंने एक स्कूल का नाम लिया, 2-3 स्कूल ने कराया था। मैं करा रहा हूं टॉपिक, सामने देखते रहना बस। सर बाबू अब वैसे ही टॉपिक पुरानी बुक में आज भी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम हैं। कहता है गवर्नमेंट असिस्टेंस टू एसएसआई, गवर्नमेंट की तरफ से क्या असिस्टेंस है एसएसआई को। बेटा गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रखा है एसएसआई को, कुछ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर रखे हैं सिर्फ एसएसआई के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इंस्टीट्यूट है बेटा डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बोलते हैं, और बेटा नेशनल लेवल पे एक बॉडी है जिसको बोलते हैं एनएसआईसी। बेटा मैं बता देता हूं लगभग दोनों का काम लगभग एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है जी, समझना जरूर आराम से। बेटा ये करता क्या है एनएसआईसी बेटा, एसएसआईस के लिए बाबू, अगर एसएसआई को कोई ऐसी मशीनरी चाहिए जिसकी कीमत 50 करोड़ है और वो अप्रोच कर रहा है, एसएसआई आती है ना
कहां तक आती है? 50 करोड़ तक आती है ना। आप 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 1, 10 और 50 करोड़, ये है 3 कैटेगरी। ठीक है, आप 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब मशीनरी खरीदना चाहते हो, है नहीं पैसे, आप एनएसआईसी को अप्रोच करते हो कि मुझे ये मशीनरी खरीदनी है, ये बिजनेस करना है। एनएसआईसी गवर्नमेंट की बॉडी है, ये बेटा अपनी तरफ से 50 करोड़ डालकर आपको मशीन खरीद के देगी ऑन इजी हायर परचेज टर्म। हायर परचेज टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? आपको एक तरीके से फाइनेंस कर देगी मशीनरी और आपसे किस्तें लेती रहेंगी उसके। ठीक है जी। इवन ये आपको गाइड कर देंगी, जिस चीज का आप बिजनेस करना चाहते हो उसका रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, और बेटा इजी रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती हैं और ऑन रीजनेबल रेट्स। तो मशीनरी इन्होंने अरेंज करा कर दे दिया आपको, रॉ मटेरियल इन्होंने अरेंज करा कर दे दिया। बेटा अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की ट्रेनिंग चाहिए, किसी मशीनरी को चलाने की भी ट्रेनिंग चाहिए, तो एनएसआईसी के पास वो भी उपलब्ध है। यानी कि बेटा स्किल डेवलपमेंट भी आपका खुद कर देते हैं, स्किल भी डेवलप कर दिया। बेटा अगर एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, कस्टमर ढूंढने में दिक्कत आ रही हो, तो बेटा हर साल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करती रहती है एनएसआईसी। बहुत सारे बायर आते रहते हैं, बहुत सारे सेलर आते रहते हैं। ठीक है ना जी। यार ये पिज्जा के बर्फ मत लो। ठीक है जी। तो बेटा बहुत सारे ट्रेड फेयर चलते रहते हैं जिसमें बहुत सारे बायर सेलर आते रहते हैं, आपस में नए नए आइडियाज भी डिस्कस हो जाते हैं, और बेटा सेलर को उनका बायर भी मिल जाता है। इवन बेटा एनएसआईसी आपकी मदद कर देती है कि आप इजिली एक्सपोर्ट कर पाओ चीजें। ठीक है जी। बेटा एनएसआईसी 1955 में बना, गवर्नमेंट बॉडी है। लगभग मैं इसके बारे में सब कुछ ही बता चुका हूं। अगर फिर भी आपको एक बार पढ़ना है तो एक बार बेटा ये 6 की 6 बातें पढ़ देना, इसके फंक्शंस। चलिए जी। बेटा जो काम एनएसआईसी नेशनल लेवल पे करता है वही काम डीआईसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है। 2 मिनट के लिए सामने देखना। कई बार बेटा सरकार कोई स्कीम निकालती है और बेटा आपको उसमें सब्सिडी वाले लोन देती है। एक प्रोग्राम है सरकार का, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या पीएमकेवीवाई, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। कौशल विकास मतलब स्किल से रिलेटेड। बेटा सरकार ने स्कीम निकाली हुई है ये, और इसमें बेटा एसएसआईज को, स्टार्टअप्स को लोन मिलता है इन स्कीम्स में। ठीक है, इवन सब्सिडी वाले लोन है कि 10 लाख का लोन किया, मतलब करवाया आपने, कोई ब्याज नहीं देनी, 10 ही लाख वापस करने हैं। 10 लाख का लोन कराया आपने, 8 ही लाख वापस करने हैं। ऐसी ऐसी सरकार की तरफ से बहुत स्कीम आती है। अब होता क्या बेटा, इसके लिए आपको ना डीआईसी की अप्रूवल चाहिए होती है कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए। सीधा बैंक में लोन लेने जाओगे ना, नहीं मिलेगा। आपने कहा जी पीएमईजीपी में मेरे को जरा लोन दे दो, नहीं देगा कोई भी बैंक। वो कहेगा डीआईसी से अप्रूवल सर्टिफिकेट ला के दो। अब आप डीआईसी में जाते हो इंटरव्यू देने, यानी कि जितनी भी सरकारी स्कीम आती है उसका पहले इंटरव्यू डीआईसी में होता है। अगर आपने बताया कि मेरे स्टार्टअप का ये आइडिया उनको समझ में आता है कि हाँ ये बिल्कुल यूनिक चीज करने जा रहा है, कि कामयाब हो सकती है, तो वह अप्रूव करते हैं। फिर आप किसी भी बैंक से लोन ले लो, चुकताओगे 10 का 8 ही, चुकताओगे 10 का 10 ही, जैसा भी स्कीम का रिक्वायरमेंट होगी। वैसे एनआईसी का सारा काम डीआईसी करता ही करता है। ठीक है, मैंने डीआईसी का एक एक्स्ट्रा काम आपको बता दिया कि डीआईसी सारी सरकारी स्कीम को अप्रूव करता है। स्टार्टअप के लिए सारे इंटरव्यू डीआईसी में होते हैं लोकल लेवल पे। ठीक है जी। आज पे स्क्रीन पोस्ट करना आपका आइडिया। अगर डीआईसी के फंक्शन देखोगे तो सारे सेम फंक्शन है जो एनएसआईसी के। जो काम नेशनल लेवल पे करता है वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है। डन। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।